वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 के लिए बात करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस विच इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बच्चे, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करवाए। बोहर ने हमें बताया एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं, इमेजिन स्पेक्ट्रम कैसे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम हैव सम लिमिटेशन, सम ड्रॉबैक्स, और उन्हीं लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए वी हैव टू एंटर इनटू द क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। वन इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड सेकेंड वन इज हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग को हम बाद में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली कंसेप्ट विच इज गिवन बाय डी ब्रोय भी बोल देते हैं बेटा, इनको डी ब्रोगली भी बोल देते हैं। जो आप प्रोनाउंस करना चाहें वो कर सकते हैं। इंग्लिश नेम पता नहीं अजीब ही होते हैं। तो दैट वाज गिवन इन 1924। बेटा देखिए, डी ब्रोय ने क्या बोला, ही स्टेटेड दैट एवरी सब्सटेंस। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी लाइट, कोई भी वेव, वो क्या करती है? इट बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। वो वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, मीन्स वो ड्यूअल कैरेक्टर पोजेस करती हैं। ये बातें हमें जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वहाँ से पता चली, और लेटर ऑन आइंस्टीन ने भी इस बात को कंफर्म किया कि लाइट जो है वो वेव की तरह तो बिहेव करती ही है, उसके साथ साथ वो स्मॉल पैकेट्स में भी ट्रैवल करती है। फोटॉन्स या क्वांटा जिसको हमने बोला, मीन्स इट पोजेस ड्यूअल कैरेक्टर। तो लाइट ड्यूअल कैरेक्टर पोजेस करती है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, एक अलग ही बात कह दी कि एक्चुअली में मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, आप में बॉल का चौक, पेन, एवरीथिंग, चाहे वो कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो सब क्या करते हैं? दे पोजेस ड्यूअल कैरेक्टर। मीन्स डी ब्रोगली ने अपना व्यू पॉइंट दिया था, सिर्फ कंसेप्ट दिया था। देखिए बच्चे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इफ यू टॉक अबाउट अ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, यानी कि अगर मैं उसके मास की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम में भी निकाल सकते हैं, बहुत कम, बहुत कम। आप देखिए 0.0000, बहुत कम है। ठीक है, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होती है। वैसे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में चेंज हो सकती है, लेकिन ये वेलोसिटी अब फर्स्ट ऑर्बिट में हमने आप डिराइव करके देख सकते हैं। जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हमने वहाँ पर दिया हुआ है बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग। तो 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रैवल करता है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेरी माइक्रोस्कोपिक इट इज़ एंड इट्स वेलोसिटी इज़ वेरी हाई, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, एक पार्टिकल है, क्या ये वेव की तरह ट्रैवल नहीं कर सकता? ही स्टेटेड कि क्या इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत छोटा है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्या वो वेव की तरह ट्रैवल नहीं कर सकता? एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने कहा कि एक्चुअली में एवरी पार्टिकल, एवरी मटीरियल पार्टिकल, चाहे उसमें आप आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ, बॉल, पेन, चौक, एवरीथिंग, कार, एवरीथिंग, इट पोजेस ड्यूअल कैरेक्टर। तो उनका हाइपोथेसिस क्या था? ही स्टेटेड दैट एवरी मटीरियल पार्टिकल that is microscopic as well as मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में सब आ जाएंगे बेटा, बॉल, कार, पेन, जो भी आप लें। माइक्रो में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह। ठीक है ना। पोजेस वे ड्यूअल कैरेक्टर मीन्स दे बिहेव लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। और उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक रिलेशनशिप डिराइव करी, और उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ठीक है, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था। और एंड हैविंग वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv या h/p, इसको भी हम डिराइव करेंगे। मीन्स उन्होंने ये बात कही थी कि हर एक मटेरियल पार्टिकल, उसमें ड्यूअल कैरेक्टर होगा और उसकी जो वेवलेंथ होगी आप इस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। तो इस इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, वो उसको हम डिराइव करने वाले हैं अभी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें E इज इक्वल टू, अगर हम बोहर के मॉडल की बात करें बच्चे, बोहर का जो मॉडल था वो
किस पर डिपेंड करता था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर डिपेंड करता था। और ये जो हाइपोथेसिस है वो क्वांटम मैकेनिक्स पर डिपेंड करता है। क्वांटम बेटा अगर मैं बात करूँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट हम यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ क्वांटम का पढ़ने वाले हैं कि वो हमें किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करेगा क्या करने के लिए, डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें E = h/nu, ये किसने कहा था हमें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, है ना। और उसके बाद E = mc² दैट इज स्टेटेड बाय आइंस्टीन, है ना। आइंस्टीन और प्लैंक्स ने हमें ये बात बताई थी कि लाइट, वेव और पार्टिकल ड्यूअल कैरेक्टर पोजेस करती हैं। तो इन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने, इन्होंने कहा कि hν = mc², न्यू किसके बराबर होता है, c/λ = mc²। अगर इस रिलेशन को हम यहाँ से डिराइव करें बच्चे, हमारे पास क्या आ गया, λ = h/mc। उन्होंने कहा कि अगर इस m, ये किसका मास था, ये तो मास, क्योंकि ये तो किसके लिए थे, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए थी, मीन्स किसी भी वेव के लिए थी, लाइट के लिए थी ये वाली इक्वेशन। लेकिन कह रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन को, इस मास को मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मास से चेंज कर दूं और इस c को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से चेंज कर दूं, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गई h = mv, जहाँ पर ये क्या है, m मास ऑफ पार्टिकल और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो उन्होंने कहा कि ये जो इक्वेशन है बच्चे, λ = h/mv, दिस कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी मटेरियल पार्टिकल। ये इक्वेशन हर एक मटेरियल पार्टिकल पर एप्लीकेबल है। और इस इक्वेशन को क्या बोल दिया, डी ब्रोगली इक्वेशन, या क्या बोल दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ से जो लैम्डा है, इस लैम्डा को बोल दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। और बच्चे यहाँ से एक और बात पता चलती है कि जो लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। क्यों, क्योंकि mv क्या होता है, दैट इज इक्वल टू p। मीन्स एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई क्या, λ = h/p। और ये इक्वेशन डिराइव करी थी किन्होंने बेटा, डी ब्रोए ने। उन्होंने कहा वेवलेंथ h/p मोमेंटम के बराबर होती है। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। देखिए बेटा जो मोमेंटम है वो किसी भी पार्टिकल में होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और जो वेवलेंथ है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। इसका मतलब हर एक पार्टिकल इट इज एसोसिएटेड विद वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, मीन्स उसके अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। और यहाँ से पता चला लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम भी होता है। इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ और इस इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब हम देखने वाले हैं कि क्या आ गया होगा आपको ये बात समझ में कि उन्होंने क्या कहा कि हर एक चीज़ के ऊपर ड्यूअल कैरेक्टर होता है, मतलब चाहे कोई पार्टिकल हो। अब तक हमें ये मालूम था वेव तो ड्यूअल होती ही है, अब हमें ये पता चला इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन, बड़ी बड़ी चीज़ें भी वेव की तरह बिहेव कर सकती हैं। लेकिन बच्चे एक्चुअली में देखना ये अभी बाकी था क्या एक्चुअली में, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इसके लिए, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस था। मीन्स उन्होंने अपना कुछ कंसेप्ट दिया, उन्होंने कुछ आइडिया दिया कि ऐसा भी तो हो सकता है। और इनके आइडिया के बाद जब ये पता चला, ये कंफर्म हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रेवल कर सकता है, तो बहुत सारे कंसेप्ट सामने निकल कर आए। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या एक्चुअल में ही हम इसको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए, आप कहेंगे अभी अभी मैंने बात करी कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आप, मैं, हम सब आते हैं। तो बच्चे आप ये बताइए, क्या हम जब आप चलते हैं तो क्या आप ऐसे चलते हैं, हम कोई ऐसे चलते हैं लाइक दिस। गाड़ी जब आती है क्या वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करके आती हैं। एक क्रिकेट बॉल मैं आपकी तरफ फेंक रही हूँ, थ्रो कर रही हूँ, तो बॉल स्ट्रेट आएगी या ऐसे ऐसे करके आपकी तरफ आएगी। आप कहेंगे कि हम तो मैम स्ट्रेट चलते हैं, बॉल भी स्ट्रेट चलती है, गाड़ी भी स्ट्रेट चलती है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर हमारे साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, अगर हम भी वेव की तरह बिहेव करते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देता। वाई वी आर नॉट ट्रेवलिंग लाइक अ वेव, हम ऐसे ऐसे क्यों नहीं चलते अगर हम क्या है, वेव हैं। मीन्स इस चीज़ को अभी प्रूव करना बाकी था। तो अब हम इसी की बात करने वाले हैं, और इसको करने के लिए आप देखिए कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। आई एम टेकिंग अ क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी जो बॉल है उसका मास लगभग 10, 20, 30, 50, आप कितना भी ले सकते हो, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम,
इससे ज़्यादा वो नहीं होती। 1 किलोग्राम की बोल की अगर मैं बात करूँ वो बहुत भारी हो जाएगी, ठीक है। 100 ग्राम और अप्रोक्सीमेटली 0.1 किलोग्राम, है ना, अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें। अगर मैं स्पीड की बात करूँ या वेलोसिटी की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 60 मीटर पर सेकेंड। आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, 10, 20, 30, 40, 50। मैंने ऑन इन एवरेज ले लिया कि एक जो बॉल है वो 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जिसका मास हमें मालूम है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और मैं इसको अप्रोक्सीमेटली अगर 10 मान लूँ 9.1 को, तो ये हो जाएगा 10⁻30 किलोग्राम, ठीक है। इसको अगर मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 कंसीडर किया, आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होती है। हालांकि बेटा जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में बदल जाएगी, लेकिन ये हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। 2.19 × 10⁻6। अगर आपको ये याद नहीं है, नो इश्यू, आप इस वेलोसिटी के साथ भी आंसर निकाल सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये बात प्रूव हो जाएगी, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो h की वैल्यू क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट 10⁻34, क्योंकि किलोग्राम में ले रहे हैं तो हम ले लेते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। वैल्यू सेम रहेंगी क्योंकि जूल सेकेंड को हमने कन्वर्ट किया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। यहाँ पर देखिए बच्चे, हमने कहा कि मास कितना 0.1 एंड स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, पॉइंट से पॉइंट चला गया 60 अप्रोक्सीमेटली कैंसिलेशन अगर हम कर दें तो ये वैल्यू दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 10⁻34 दैट इज मीटर, ठीक है। क्योंकि ये किस में है, किलोग्राम में, किलोग्राम से किलोग्राम चला गया, और ये किस में है, दैट इज मीटर पर सेकेंड में है, मीटर से मीटर चला गया, पर सेकेंड सेकेंड चला गया, बचा मीटर, मीन्स इतनी। और बच्चे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दूँ तो 1 मीटर 10⁻10 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 10⁻10 नॉट -10 एंगस्ट्रॉम, मीन्स एंगस्ट्रॉम में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू x6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय में मैं वो वाली वैल्यू ले रही हूँ 10⁻30 इंटू 2.19 इंटू 10⁻6। आप 60 भी यहाँ पे रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चे 30 ये इससे चले गए, बच गए 10 की पावर -4। ऑन एन एवरेज जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 10⁻5 मीटर, और एंगस्ट्रॉम में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 10⁻5 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 मीटर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होते हैं। तो बच्चे अगर अब दोनों में देखिए आप, यहाँ पर वेवलेंथ और यहाँ पर वेवलेंथ, ये वेवलेंथ या ये वेवलेंथ मीन्स 0.0000034 टाइम्स 0 या 24 टाइम्स 0, ये वेवलेंथ की वैल्यू इतनी ज़्यादा स्मॉल है कि इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पे आप बात करें, ये वाली वेवलेंथ इतनी भी स्मॉल नहीं है जिसको कैलकुलेट ना किया जा सके। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक अ वेव, मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन बिहेव लाइक अ वेव। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक, देखिए यहाँ पे तो मैंने मास बहुत कम लिया है, अगर मैं यहाँ पर मास बढ़ा के लेती रहूँ, मीन्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और बॉल जो है वो मैंने बहुत छोटा मास लेके किया है। अब मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें होंगी उनका मास बॉल से ज़्यादा ही होगा अगर कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो जैसे जैसे ये नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी ये वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी, मीन्स लैम्डा की वैल्यू छोटी इतनी छोटी होती चली जाएगी कि उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, और छोटा पार्टिकल लेंगे जिसकी स्पीड क्या होगी और ज़्यादा यहाँ पे चेंज होगी, बड़ी होगी, तो सिमिलरली ये वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी तो उस कंडीशन में क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमने कहा सबसे छोटा है, सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। जैसे जैसे आप ये चीज़ बढ़ाएंगे बच्चे, है ना, क्योंकि इससे बड़ा मास होगा बाकी चीज़ों का, तो है ना,
ये चीज़। तो यहाँ से जो लैम्डा निकलेगा वो मेजरेबल वैल्यू है, दैट कैन बी मेजर्ड, द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा कैन बी मेजर। इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर अप्लाई है। इसीलिए हम बोल सकते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, हम जो लोग हैं हमारे साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो बहुत बहुत छोटी होती है और उस वेव को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो दिखाई नहीं देती, उसको मेजर नहीं किया जाता, बहुत कम है। इसीलिए हम ऐसे लगता है कि होती तो है हमारे अंदर वेव, लेकिन वो वेव ना के बराबर है, इसीलिए हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं। तो दैट इज वाई ये हाइपोथेसिस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर एप्लीकेबल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पर बड़ी बड़ी चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता, इसीलिए हम स्ट्रेट लाइन में चलते हुए दिखते हैं। सो फाइनली ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्यूअल कैरेक्टर पोजेस करते हैं, एंड दे बिहेव लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल, बट उनके पास इस चीज़ के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। बाय द फर्स्ट टाइम द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वाज डन बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जर्मर्स एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिफ्रैक्शन पैटर्न की, डिफ्रैक्शन पैटर्न। बच्चे डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, ये वाला जो पैटर्न है मीन्स अगर आप क्या करें, एक स्टोन को तालाब में फेंके किसी पॉन्ड में, तो आप देखेंगे ऐसे डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्टेन होता है, कंसेंट्रिक रिंग्स ऐसे ऑब्टेन होती हैं, है ना। वेव्स क्या करती हैं, ऐसे 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 सेंटर से बाहर की तरफ निकलना शुरू करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बात एक्सप्लेन की हुई है। तो बच्चे ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये सिर्फ प्रॉपर्टी है किसकी, वेव्स की, ठीक है ना। ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, मीन डिफ्रैक्शन पैटर्न वेव्स ट्रेवल, मतलब वेव्स शो करती हैं। ये जो एक्सरेज हैं इनको भी जब स्टडी किया गया, इनकी प्रॉपर्टी को देखा गया, तो ये भी डिफ्रैक्शन पैटर्न वे शो करती थी। अगर एक्सरेज डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती थी, और हमें मालूम है एक्सरेज तो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीन्स इससे भी ये बात कंफर्म होती है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो वेव्स की प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। बेटा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को शूट करने के लिए, मीन्स आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने यहाँ से, और इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये जो मेटल की सरफेस थी, निकल मेटल यहाँ पे लिया था उन्होंने, उस निकल मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवा रहे थे इलेक्ट्रॉन गन से। ऑब्वियस सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा कुछ है कि कुछ रेडिएशन यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होकर जा रहे हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहाँ पर उन्होंने क्या ले लिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न्स उन्हें ऑब्टेन हो रहे थे, जो मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये पैटर्न शो कर रहा है, इट्स मीन दैट इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स ओनली, नॉट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स शो नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉन ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इट बिहेव्स लाइक अ वेव। लेटर ऑन यही एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया, और एक और बात पता चली कि ये जो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी h/p या m/v, तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकाली गई और डी ब्रोगली कंसेप्ट से जो वेवलेंथ निकाली गई उसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही थी। तो यहाँ से कंफर्म हो गया था डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट से कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। ये 1927 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। लेटर ऑन थॉमसन आए, उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। उन्होंने भी क्या किया, कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और इन इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक शार्प बीम इलेक्ट्रॉन्स की एक गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करी, थिन गोल्ड फॉइल पर, और उसी को फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या किया, ऑब्टेन किया। उन्हें भी ये सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हुए। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया डेविसन और जर्मर और थॉमसन्स के एक्सपेरिमेंट से कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे बिहेव लाइक अ वेव। तो एक छोटा सा वेरिफिकेशन था किसका, हमने हाइपोथेसिस पढ़ा है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई थी। अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात तो बहुत सारी चीज़ों से हमने कंफर्म करी। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये कंफर्म होता है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंफर्म होता है, मिलिकन सोयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कंफर्म होता है, E/M रेशियो हमने निकाली थी। मतलब ये बहुत सारे कंसेप्ट थे जो ये प्रूव करते थे कि येस इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, बट अब ये भी पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किसको बच्चे, डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को सही प्रूव किया था। तो लेट वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वेव एंड पार्टिकल। वेव एंड पार्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी हम देख ले रहे हैं। पार्टिकल एंड वेव, देखिए बच्चे अगर हम बात करें पार्टिकल्स क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, मीन्स एक जगह पर होते हैं। लेकिन अगर आप वेव की बात करें तो वेव्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज। मीन्स अगर मैं साउंड वेव की भी बात करूं, साउंड वेव क्या करते हैं, यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं और वो क्या कर रही हैं, मीन्स दे आर ट्रैवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वही फिर से अगर मैं कहूँ किसी तालाब में आप एक पत्थर फेंकिए, वेव्स क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर एक जगह खड़ी रहती है हम उसको बोलते हैं लोकलाइज, अगर वो मूव करती है तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइज। तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, वेव्स क्या हैं, पार्टिकल्स क्या हैं, आर लोकलाइज्ड, पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड, एक जगह पर खड़े होते हैं। लेकिन जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, डी लोकलाइज्ड, मीन्स दे मूव, क्या करती हैं, बहती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, फर्स्ट। अगर हम सेकंड की बात करें, जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे, या मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक स्टोन रख दिया, जब तक मैं इस स्टोन को उठाकर यहाँ नहीं रखूँगी इसकी जगह को कोई और ऑक्यूपाई नहीं कर सकता ना। अगर मैं कह दूँ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, जब तक मैं अपनी स्पेस छोड़कर यहाँ पर नहीं आऊँगी मेरी जगह पर कोई और ऑक्यूपाई नहीं कर सकता मेरी स्पेस को। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, दे ऑक्यूपाई स्पेस, और वो सब अपनी अपनी पर्टिकुलर स्पेस को ही ऑक्यूपाई करते हैं। मीन्स कोई दूसरा उनकी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें वेव्स की, हमने एक प्रोसेस पढ़ा है इंटरफेरेंस, कि एक वेव ट्रैवल कर रही है लाइक दिस, दूसरी वेव एट द सेम टाइम इसी के ऊपर क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। मीन्स वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर सकती है। तो मीन्स दे डू नॉट शो इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, बट वेव्स क्या करती हैं, वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर। और वो इंटरफेरेंस क्या हो सकती है, दैट में बी कंस्ट्रक्टिव एंड दैट में बी डिस्ट्रक्टिव। मीन्स जो एम्पलीट्यूड होगा वो से बड़ा भी हो सकता है रिजल्टिंग का इंटरफेयर करने के बाद, और छोटा भी हो सकता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं, इनको जोड़ा जा सकता है। अगर यहाँ पे मेरे पास 10 पार्टिकल हैं तो लेटर ऑन अगर मैं एंड में देखूंगी तो मेरे पास 10 ही पार्टिकल मिलेंगे, इनका सम सेम हो सकता है। लेकिन अगर मैं वेव्स की बात करूँ, क्योंकि वेव्स इंटरफेयर करके नई वेव बना लेती है, नई एम्पलीट्यूड वाली वेव को जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब वेव्स जो हैं लास्ट में हम ये नहीं कह सकते अगर स्टार्टिंग में मेरे पास 10 वेव हैं तो लेटर ऑन भी मेरे पास 10 वेव बनेंगी। क्यों? क्योंकि वो इंटरफेयर करके फाइनली क्या हो सकती है, उनकी वैल्यू बढ़ सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड वेव। सिमिलरली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो सिंपल पार्टिकल वेव्स होती हैं उनके बीच में भी डिफरेंस दे सकते हैं, वो आप अपने आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। देखिए बच्चे, कई बार हमें कैलकुलेशंस आ जाती हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्या काइनेटिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन की दे दी जाती है, या ये बोल दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसको एक्सीलरेट किया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर उस पर किसी इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके अगर उसको क्या कर दिया गया, एक्सीलरेट कर दिया गया है, मीन्स उसको मूव कर दिया गया है, तो ये जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करने के लिए, इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
क्या बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक्चुअली में ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मीन्स कितनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, क्या किया जाए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया जाए तो ऑब्वियस है उससे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, तो बच्चे हमें क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट कभी मोमेंटम निकालना दे देते हैं, कभी वेलोसिटी निकालना देते हैं, लेकिन कभी कभी वो इनडायरेक्टली हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो उस केस में हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो है रिलेटेड है वेवलेंथ से, उसको हम डिराइव करने वाले हैं। तो बच्चे देखिए हमें मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, ठीक है, या h/mv के बराबर होता है। और अगर हम बात करें p किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू mv के बराबर होता है। मोमेंटम इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, हाफ mv² के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, v की वैल्यू डिटरमाइन कर सकती हूँ। v किसके बराबर हो गया, p/m। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, पुट दिस वैल्यू हेयर, तो मेरे पास क्या रिलेशनशिप आ गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m p/m इसका स्क्वायर। आप देखिएगा m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, क्योंकि m का स्क्वायर है, एक m बच जाएगा। मीन्स हमारे पास क्या बचा, हाफ p² में m, क्योंकि m का स्क्वायर था, एक m से एक m चला जाएगा, दिस इज m। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²। या अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो मेरे पास एक रिलेशन आ गई, क्या, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, लैम्डा, जो कि ये था हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर जो p की वैल्यू मैंने डिराइव करी है, ये इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया जाए, तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गई, लैम्डा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई है तो वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। या कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इंस्टेड ऑफ गिविंग काइनेटिक एनर्जी वो कह देंगे कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दे देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू h/2m EV। और जहाँ पे EV क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाला जा सकता है, लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है। इससे रिलेटेड हम 1 या 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को याद रख लीजिए। वैसे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करें, आप वहाँ से पहले काइनेटिक एनर्जी से V निकाल सकते हैं, फिर उस V को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं mv की जगह यहाँ पे, फिर वेवलेंथ निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। या आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी वहाँ से वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड लेट वी सी 1 और 2 क्वेश्चन। दीज 2 क्वेश्चन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, काइनेटिक एनर्जी दिस वन, फाइंड लैम्डा। तो बच्चे हमें डायरेक्ट क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी, तो कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, क्योंकि हमें मालूम है लैम्डा, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय में √2 इंटू मास में प्रोवाइडेड है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय में काइनेटिक एनर्जी, जो कि बच्चे कितनी है हमें 3 इंटू 10⁻25 जूल हमें प्रोवाइड की हुई है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज 8967 इंटू 10⁻10 मीटर के अप्रोक्सीमेट आएंगी। अब फर्दर आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर से, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहें। लेकिन आंसर्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेसेसरी है कि मीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है, आप कहते हो आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। कैलकुलेशन के बाद जो आंसर हो आप उसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आंसर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन है तो वहाँ मिलेगी यूनिट, देन उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपसे लैम्डा पूछा हुआ है, तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा निकालने के लिए। हमने यहाँ से क्या किया, लैम्डा फाइंड आउट कर लिया। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या था,
कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। बात तो वही पड़ेगी जो हमने यहाँ की है। यहाँ से आप v निकाल लीजिए, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड है आपको, यहाँ से v फाइंड आउट करने के बाद आप हमारे पास फिर से रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। फिर ये v जहाँ से निकाल लिया उस v को यहाँ पर रख दीजिए। बात वही पड़ेगी जो मैंने यहाँ से की हुई है। ये डायरेक्ट मेथड है, ये आप थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में। देन आप सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे। क्वेश्चन तो सेकंड भी इजी है, बट इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है जो समझने का, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मीन्स हमसे क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ आपको प्रोवाइडेड है 12 पिकोमीटर। आप इसको मीटर में चेंज कर लिए, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आ गई 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पे लैम्डा गिवन है, काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी हुई है, ठीक है। अब बचा क्या, मास। h हमें मालूम है, मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बच्चे हमें मालूम है कि अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। तो आप कह दोगे कि मास हम क्या ले लें, 4, है ना, मास क्या ले लें, 4। बट बेटा याद कीजिए यहाँ पे ये जो 4 है AMU में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा, 4, दैट इज ग्राम्स में है, किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ किलोग्राम, डिवाइडेड बाय में 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, m निकल जाएगा बच्चे। सिर्फ यही बात इसमें बताने की थी, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ले जाएंगे। लैम्डा आपके पास है 12 इंटू 10⁻12, दैट इज इक्वल टू h 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू m हमारा आ गया 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब आपके पास गिवन है, आप इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बाहर आ जाएगी। देन आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे कभी भी आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लिखा होता है। मीन्स आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी ही पड़ेंगी, और वो तभी आएंगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। उससे आपको प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। सब कुछ जो करता है उसको काट दीजिए, बची हुई जो वैल्यूज़ हैं उसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशंस मुश्किल लगती हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जिसमें सिंपल कहीं लैम्डा पूछ लिया, कहीं m पूछ लिया, कहीं पर वेलोसिटी पूछ लिया, कुछ भी कहीं पर मोमेंटम पूछ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की।